नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज मैं आप सबके लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को लेकर आया हूँ। इसे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा एक्ट है जिसमें केवल 10 सेक्शंस हैं। कोशिश करूँगा कि इसे ईजिली समझा सकूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इतिहास जान लेते हैं और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ ये जान लेते हैं। हम यहाँ एक्ट के नाम से ही जान सकते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी डाउरी यानी दहेज की बात हो रही है। दहेज निषेध की बात करता है। दहेज तो हम आम भाषा में सभी जानते हैं कि क्या होता है, पर लीगल सेंस में दहेज क्या होता है उसको आज हम जानेंगे। पर चलिए सबसे पहले इसका इतिहास देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में इतिहास नहीं देखेंगे क्योंकि ये कहीं एग्ज़ाम में आता नहीं है। तो सबसे पहले कन्यादान की बात करते हैं। हमें पता है कि शादी के बाद वधू का कन्यादान वर को किया जाता है, पर यहाँ सिर्फ कन्या ही नहीं आती है, वर के साथ अपने ससुराल और भी बहुत सा सामान लाती है। कुछ लोग शादी के लिए पैसा भी लेते हैं। वर को पैसों की और चीज़ों की दक्षिणा भी मिलती है। पर यहाँ एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दक्षिणा मतलब ये नहीं कि वर अपने मन से जितना चाहे उतना मांग ले। इसका मतलब ये था कि जो भी लड़की वालों की तरफ से मिल जाए, जो भी वो खुशी खुशी दे दें, वही वर को ले लेना चाहिए। वर के अपनी तरफ से की गई मांग दहेज में आती है, पर मध्यकालीन में इसे वर के मांग के हिसाब से ही लड़की वालों पे डाल दिया गया और यह समाज में एक ऑब्लिगेशन बन गया। इसलिए लोग लड़कियों को बोझ समझने लगे थे और भ्रूण हत्याएं भी बढ़ गई थी। अब समाज का तकरीबन आधा हिस्सा विवश होकर दहेज देता था और धीरे धीरे इसने एक भयावह रूप ले लिया और मनचाहा दहेज ना मिलने पर वधुओं की हत्या भी होने लगी। इसी कुरीति को हटाने के लिए आज़ादी से पहले सिंध लेती देती एक्ट 1939 लाया गया और आज़ादी और बंटवारे के बाद बिहार डाउरी रिस्ट्रेंट एक्ट 1950 और द आंध्र प्रदेश एक्ट 1958 बनाया गया। अब ये एक सेंट्रल लॉ बनाना ज़रूरी था क्योंकि ये ऐसा समस्या था जो हर राज्य में व्याप्त था। तो इसमें एक यूनियन लेजिस्लेचर ने एक कॉमन एक्ट बनाया जिसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कहा गया और यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सबसे पहले सेक्शन 1 में जान लेते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 3110/2019। हम सबको पता है कि J&K से जब से धारा 370 हटी है और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो वहाँ पे इसको इन्फोर्स्ड किया गया 31/10/2019 से। तो बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे, पर इस एक्ट के आने के बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद 31/10/2019 से ये एक्ट वहाँ पर भी एप्लीकेबल होने लगे। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी वहाँ पे एप्लीकेबल है। अब इसका इन्फोर्समेंट कब किया गया? इसका इन्फोर्समेंट हुआ 1/7/1961 को। अच्छा, एक डेट होता है इनैक्टेड। इनैक्टेड का मतलब होता है बनाना, मतलब जिस दिन एक्ट बना, और इन्फोर्स मतलब जिस दिन लागू हुआ। तो आगे चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है डेफिनीशन ऑफ डाउरी। तो डाउरी की डेफिनीशन क्या है, इसको हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और इस पे एनालाइज करेंगे। डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी
और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन either directly or indirectly by one party to a marriage to the other party to the marriage, by the parents of either party to a marriage or by any other person to either party to marriage or to any other person, at or before at any time of marriage in connection with the marriage of the said parties, but does not include the meher or dower in the case of persons on whom Shariat applies. तो डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब क्या क्या डाउरी माना जाता है, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें अगला है गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस तरीके से इसे दिया जाता है। डायरेक्टली दे सकते हैं या इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। कौन इसे देता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को देती है, लेकिन ये एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये मैरिज से रिलेटेड ही होना चाहिए। बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, या बाय द पेरेंट्स ऑफ देयर पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन। मतलब दहेज में पेरेंट्स एक दूसरे को दें या कोई और किसी एक पेरेंट को दे या किसी दूसरी पार्टी को दे, ये सब डाउरी के अंदर आता है। अच्छा, कब दिया जाना चाहिए? एट और बिफोर एनी टाइम ऑफ मैरिज, शादी के टाइम पे या शादी के पहले जो है इसको दिया जा सकता है। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि शरीयत लॉज, यानी कि मुस्लिम्स जो शरीयत लॉ पे चलते हैं उनमें जो लड़कियों को, जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम्स में शादी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ जो बेगम होती हैं वो अपने हस्बैंड से मेहर या डावर लेती हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, या उनका कस्टम है ये, तो उसको इसमें कंसीडर नहीं किया गया है, उसको डावरी में नहीं गिना जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि ये कुछ केसेस हैं जो जिसमें डाउरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। ये है बचनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसमें डाउरी में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। अब इसमें ये केस है, इसमें राम सिंह के केस में ये कहा गया कि पेमेंट विच आर कस्टमरी इन नेचर, जैसे कुछ पेमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कस्टमरी नेचर के होते हैं, जैसे कभी बच्चे ने जन्म लिया तो उसको कुछ सोने की चेन दे दी गई या कुछ और कस्टमरी के थ्रू पेमेंट किया गया, कभी जनेऊ हुआ तो उपनयन किया गया, तो उसमें भी कुछ चीज़ें कस्टमरी हो जाती थी। तो वो वाली जो पेमेंट्स होती हैं उनको डाउरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। डाउरी में सिर्फ और सिर्फ मैरिज से रिलेटेड चीज़ें ही कंसीडर की जाएंगी और मैरिज के टाइम या उसके पहले पेमेंट की हुई चीज़ों को ही कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही एक अगला केस है हकम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें यह बताया गया है कि डाउरी किस तरीके से स्त्री धन से अलग है। तो डाउरी सिग्निफाइज द प्रेजेंट्स गिवन इन कनेक्शन टू द ब्राइडल कपल, मतलब डाउरी जो दिया जाता है वो ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों को दिया जाता है, दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का ही प्रॉपर्टी होता है वो। लेकिन स्त्री धन जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ब्राइड की होती है और सिर्फ ब्राइड को ही दिया जाता है। तो डाउरी और स्त्री धन दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, तो इसमें इस केस में डिस्टिंग्विश किया गया था। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि डाउरी जो है मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो डाउरी में कोई भी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी आता है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी में डिफ़ाइन किया गया है। तो इसको हम देखते हैं वहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया गया है
वैसे तो हम आईपीसी में इसको पढ़ेंगे बाद में, जब भी लेक्चर बनाएंगे इसका, लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इट डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज़ और purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby a person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. तो यहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक लीगल राइट को क्रिएट करता है या बनाता है या ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि प्रॉपर्टी के कागजात जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं स्टैम्प पेपर पे लिख के, वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। जैसे कि हमारा प्रॉमिसरी नोट हो गया, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती हैं। ये सेक्शन 30 आईपीसी में कवर होती हैं, और तो और ये डाउरी के डेफिनेशन में भी आती हैं। तो हमने अभी डाउरी का डेफिनेशन समझ लिया है, तो हम आगे देखते हैं इसका पेनल्टी क्या होगा। पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी सेक्शन 3 में डिफाइन है। तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स से मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इसमें दिया जा सकता है। कोई भी लेन देन होता है अगर डाउरी का, 5 साल की सज़ा उसमें दी जा सकती है मैक्सिमम। फाइन अप टू ₹15,000 और द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज़ मोर। 15,000 तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है, या तो फिर जितनी डाउरी कंसीडर की गई है, जितनी डाउरी की वैल्यू है, जिसका भी वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लो डाउरी की वैल्यू 20,000 है, तो यहाँ फ़ाइन आपका 20,000 लग जाएगा, ना कि 15,000 होगा। अगर मान लीजिए डाउरी की वैल्यू कम है, 12,000 ही है, तो आपका फ़ाइन लगेगा 15,000। 15,000 मिनिमम अमाउंट है, उसके ऊपर जितना भी वैल्यू होगा डाउरी का उतना आपके ऊपर फ़ाइन लग जाएगा। स्पेशल रीजन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट बाय द कोर्ट इफ़ इट इम्पोजेज अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट लेस देन 5 ईयर्स। तो जहाँ भी कोर्ट 5 साल से कम की सज़ा देता है अपने जजमेंट में, वहाँ पे उसको स्पेशल रीज़न लिखना पड़ेगा कि इनको 5 साल की सज़ा से कम दिया जा रहा है और इसके पीछे ये इसका रीज़न है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कौन कौन सी चीज़ें डाउरी में नहीं आती हैं। अभी हमने डाउरी में देखा कि डाउरी का डेफिनेशन देखा, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, पर अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका एक्सेप्शन कि डाउरी में कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। अब इसके एक्सेप्शन ये है कि प्रेजेंट्स गिवन टू ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज विदाउट एनी डिमांड, बिना डिमांड के, बिना मांग किए हुए कोई भी प्रेजेंट अगर ब्राइड को दिया जाता है, दुल्हन को दिया जाता है या दूल्हे को दिया जाता है बिना किसी डिमांड के, तो वो डाउरी में नहीं आता है। अब प्रोवाइडेड सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि एक लिस्ट बनाई जाती है। जो हम लोग जानते हैं कि जो भी सामान शादी में आता है, फ्रिज, कूलर, गहने जो भी आते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, और वो लिस्ट में क्या क्या सामान आया है इसको नोट डाउन किया जाता है। तो यहाँ जो लिस्ट की बात हो रही है, आइटम जो कि शादी में बनाई जाती है, तो इसको हम लोग जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि दुल्हन के घर भी किसी जगह के कस्टम से डाउरी आता है, तो लिस्ट में ज़रूरी नहीं है कि दूल्हे को ही सारे सामान और जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि दुल्हन के लिए भी लिस्ट बनाई जाती है और सामान दुल्हन को दिया जाता है। तो यहाँ पर कई आदिवासी भी हैं जहाँ पे कस्टम है, कस्टम ऐसे हैं कि लड़का घर जमाई बनता है और लड़की को डाउरी दिया जाता है। तो ऐसा भी होता है। एक बात और यहाँ बताते चलें कि मान लीजिए कुछ प्रेजेंट्स हैं जो
ब्राइड के बिहाफ पर दिए जा रहे हैं, मतलब दुल्हन के या दुल्हन के रिश्तेदार या दुल्हन के पेरेंट्स जो हैं ब्राइड को दे रहे हैं कुछ चीज़ें, और वो एक कस्टमरी नेचर की चीज़ है। मतलब जैसे कि होता नहीं है शादी में चैन हो गया या कुछ पैसे हो गए लिफाफे में डाल के जो देते हैं, और जिनकी वैल्यू एक्सेसिव नहीं है। मान लीजिए कोई करोड़पति आदमी है, अब वो आपको 100 रुपये दे रहा है, 1000 रुपये दे रहा है, तो उसके हिसाब से ये प्रेजेंट इतना बड़ा नहीं है, इतना एक्सेसिव नहीं है, तो उसको हम लोग डावरी में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो इसमें एक केस आता है इंद्रावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सेक्शन 3 को चैलेंज किया गया था आर्टिकल 14, 19, 21 और 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब इसमें दहेज लेना और देना ये तो फ्रीडम हो गया, तो इसको इस तरीके से चैलेंज किया गया, जैसे कहा गया कि डाउरी सिर्फ विमेन की तरफ से क्यों जाएगा, मेल की तरफ से भी जाए। हालांकि कहीं कहीं पर मेल की तरफ से भी डाउरी जाता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके यहाँ पे चैलेंज किया गया था। बट यहाँ पे ये डिसीजन आया कि सेक्शन 3 डज नॉट कॉन्ट्रावीन आर्टिकल 14, 19, 21, 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर दिस सेक्शन इज नॉट अल्ट्रा वायर्स ऑफ द सेड आर्टिकल। तो आर्टिकल एक अलग चीज़ है, फ्रीडम अलग चीज़ है। सेक्शन 3 जो है डाउरी का, इसको कहा गया कि ये वायलेट नहीं करता है, क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है। अब स्पेशल लॉ स्पेशल सरकमस्टांस पे ही एप्लीकेबल होता है, और स्पेशल लॉ हमेशा जनरल लॉ पे प्रिवेल करता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके कोई लॉ नहीं बनता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के काम कोर्ट का है। तो कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 3 और आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को अलग अलग माना है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं माना है। तो आगे चलते हैं हम सेक्शन 4 की तरफ। तो ये है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। अभी तक लेना देना था डाउरी का, लेकिन अब यहाँ पे डिमांड की बात आ रही है। अगर कोई आपसे डिमांड कर रहा है डाउरी का कि आप मुझे इतना दहेज दो, तो वहाँ पर भी इसके लिए इम्प्रिजनमेंट या पेनल्टी पनिशमेंट का प्रोविज़न बनाया गया है। तो इसमें क्या है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ टू 2 ईयर्स। तो मिनिमम 6 मंथ का पनिशमेंट तो मिलेगा ही इसमें, लेकिन मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का जो है मिल सकता है। फाइन अप टू 10,000, 10,000 तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है, उससे कम भी हो सकता है। और सेम वही बात कि अगर मान लीजिए इससे कम पनिशमेंट देना है, 6 महीने से कम का पनिशमेंट, तो जज को स्पेशल और एडिक्वेट रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा जजमेंट। तो आगे एक केस आया था भूरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या हुआ था कि जो विक्टिम है उसको जो है जला दिया गया था इन लॉज के द्वारा, आग में जला दिया गया था। लेकिन आग में जलने से पहले जो विक्टिम है, जो लेडी थी, उन्होंने जो है लेटर लिखा था अपने फादर को कि वो इल ट्रीट की जा रही हैं, वहाँ हैरास की जा रही हैं, धमकाया जा रहा है उन्हें, और इसलिए कि वो घर से ज़्यादा मतलब अपने डिमांड के हिसाब से डाउरी नहीं लेकर आई हैं। तो ये सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट जो है इसमें दिया गया था। तो इस सेक्शन 4 के अंदर ये ऑफेंस आया था। भूरा सिंह केस में इसमें इन लॉज को सज़ा हो गई थी। तो अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 4A। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। अब दहेज लेना देना अपराध है, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन इसका एडवर्टीजमेंट भी जो है अपराध है, ये भी ऑफेंस में आता है, जो कि सेक्शन 4A में दिया गया है। अब पढ़ते हैं। इफ़ एनी पर्सन ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टीजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर, periodical journal or through any other media
any shares in his property or of any money or both as share in business or other interest as consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative। तो कोई भी पर्सन यहाँ ऑफ़र देता है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कि आप जो है मेरी बेटी से, मेरे बेटे से या मेरे किसी रिलेटिव से शादी कर लो तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, या अपने बिजनेस में शेयर दे दूंगा, प्रॉपर्टी में शेयर दे दूंगा, बस शादी हो जाए, पैसे देकर शादी करवा देना। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। दूसरा, प्रिंट्स और पब्लिश और सर्कुलेट्स एनी एडवर्टीजमेंट रेफर्ड इन क्लॉज ए। तो प्रिंट और पब्लिश या सर्कुलेट कोई भी इन एडवर्टीजमेंट को कराता है, जो कि ऊपर जैसे कि बताया मैंने क्लॉज ए में दिया हुआ, तो वो एक ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है, जिसमें मिनिमम सज़ा 6 मंथ की है और मैक्सिमम 5 ईयर्स की है। इसमें 5 साल की सज़ा हो सकती है और 15,000 तक का फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। और अगर इसमें भी कम सज़ा देनी है तो कोर्ट को स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा। तो अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 5, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज़ वॉइड। तो ये तो हम जान ही गए हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जहाँ पे डाउरी का लेन देन हो वो वॉइड होगा, वॉइड भी होगा और इसको इलीगल भी कंसीडर किया जा सकता है। अगला है सेक्शन 6, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हायर्स। तो डाउरी दिया जा रहा है अगर वो वाइफ की बेनिफिट के लिए है या उसके बच्चों के या उसके हायर्स के बेनिफिट के लिए है, तो उसके लिए एक स्पेशल केस बनाया गया है। तो इसमें उसको अलग से डील किया गया है सेक्शन 6 के थ्रू। तो आइए देखते हैं और सेक्शन 6 में क्या है। वेयर एनी डाउरी इज़ रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वीमेन इन कनेक्शन विद हुज मैरिज इट इज़ गिवन। तो अगर मान लीजिए कोई डाउरी किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र की गई है जहाँ पे वाइफ को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, वाइफ के अलावा और किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र किया गया है, तो द पर्सन शैल ट्रांसफ़र इट टू वीमेन। तो उसको वो डाउरी जो है उस वीमेन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर वो डाउरी शादी के पहले ट्रांसफ़र किया गया है उस पर्सन को, तो वो शादी के 3 महीने के अंदर ही उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और अगर मान लो इफ़ द डाउरी वाज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द मैरिज, अगर मान लीजिए शादी के टाइम या शादी के बाद जो है ट्रांसफ़र किया गया है, तो जब भी उसको ट्रांसफ़र किया गया उसके 3 महीने के डेट के अंदर ही उसको डाउरी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जो एक्चुअल रियल जो विमेन है या वाइफ को, उसको उसका डाउरी वापस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जिसको डाउरी दिया गया है वो माइनर है, तो दूसरा पर्सन जो तब ट्रांसफ़र करेगा, जिसको डाउरी मिला हुआ है वो डाउरी कब ट्रांसफ़र करेगा, जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, और मेजर होने के 3 महीने के अंदर उसको उसका डाउरी वापस करना पड़ेगा। एक तरीके से ट्रस्ट की बात है यहाँ पे, जो ट्रस्ट बना देते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में के अंदर आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो उस पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ टाइम के लिए एक दूसरे पर्सन को दे दी जाती है। तो अगर मान लीजिए इन केसेस में जो हमने अभी पढ़ा ए, बी और सी केसेस में, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता या फेल हो जाता है पर्सन ट्रांसफ़र करने से, तो उसमें क्या सज़ा है, उसको भी पनिशेबल बनाया गया है। तो अगर जो है पार्ट 1 में जो ए बी सी में जो कंडीशंस हैं उसमें ट्रांसफ़र नहीं किया गया, तो 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान इसमें दिया गया है, प्रोविजंस हैं। और इसमें फ़ाइन भी आप उसको लगाया जा सकता है 5,000 से लेके 10,000 तक, या फिर पनिशमेंट भी मिल सकता है और फ़ाइन दोनों लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक और स्पेशल केस इसमें बनाया गया है कि अगर मान लीजिए जिसको डाउरी लेना है, जो एक्चुअल ओनर है या एक्चुअल बेनिफिशरी है डाउरी की,
अगर वो विमेन मर जाती है किसी केस में, तो वो जो डाउरी का पैसा है उसके हायर्स को चला जाएगा, उसके बच्चों को चला जाएगा। अगर मान लीजिए वो लेडी शादी के 7 साल के अंदर ही मर जाती है बिना किसी नेचुरल कॉज के डेथ के, तो अगर मान लो उसके बच्चे नहीं हैं और उस 7 साल के अंदर ही डेथ हो जाती है उसकी, तो ये जो पैसा है उसके पेरेंट्स को मिलेगा, ना कि उसके हस्बैंड को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ध्यान में देने वाली चीज़ है। हालांकि इस पे आगे केस भी है, मैं भी बताऊंगा। तो अगर मान लो 7 साल के अंदर वो विमेन की डेथ हो जाती है और वो नेचुरल कॉज की वजह से डेथ नहीं होती है, तो उसकी जो, और उसके मान लो कोई बच्चे नहीं है उस विमेन के जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है डाउरी की, तो उसका जो भी डाउरी रहेगा वो उसके पेरेंट्स को ट्रांसफ़र होगा, ना कि उसके हस्बैंड को। उसके पेरेंट्स को यानी कि इन लॉज के पेरेंट्स को नहीं, उसके अपने रियल पेरेंट्स को। तो अगर मान लो उसके बच्चे हैं, इफ़ शी हैज चिल्ड्रन, तो जो भी उसके पैसे हैं वो एक ट्रस्ट में चले जाएंगे, और जो भी उसके चिल्ड्रन माइनर से मेजर होंगे या बाद में जब भी ज़रूरत होगी उनको, तो उनके बच्चों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर मान लो इफ़ दैट पर्सन फेल्स टू डिलीवर द प्रॉपर्टी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड एज मेंशन्ड बाय कोर्ट एज पर सेक्शन 2 और 3, द कोर्ट शैल इन एडिशन टू अवॉर्डिंग पनिशमेंट इन राइटिंग गिव डायरेक्शन टू ट्रांसफ़र द मनी टू सच वीमेन। अगर मान लो वो प्रॉपर्टी अब भी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता है, जैसा कि कोर्ट में ने इसमें 3 महीने का टाइम जो दिया गया था इस केस में, माइनर के केस में या जब भी मैरिज के केस में, अगर इन 3 महीनों में वो ट्रांसफ़र नहीं करता है प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न बना हुआ है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी में से डाउरी की वैल्यू जितना अमाउंट देना होगा एज अ पनिशमेंट के फॉर्म में, मतलब उसको डाउरी तो देना ही होगा और एक्स्ट्रा डाउरी के वैल्यू का अमाउंट भी देना होगा। तो इसमें 2 केसेस हैं, राजीव वर्सेस रामकिशन जायसवाल और प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। डाउरी आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पेरेंट्स एंड नॉट टू द हस्बैंड ऑफ द डिजीज। जैसे कि मैंने कहा ऊपर कि इसमें यही केस था कि 7 साल के अंदर जो है वो वाइफ जो थी वो डेथ हो गई थी अननेचुरल कॉज की वजह से, और उसके बच्चे नहीं थे, तो उसका जो डाउरी था वो उसके पेरेंट्स को ट्रांसफ़र हुआ, ना कि उसके हस्बैंड को। अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 7, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो प्रोसीजर को दर्शाता है। अभी तक हम लोग सब्सटेंसिव चीज़ें पढ़ रहे थे, जैसे डाउरी की डेफिनेशन हो गई, उसमें सज़ा हो गई। अभी हम थोड़ा सा प्रोसीजर देखते हैं। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द CRPC 1973। मतलब CRPC को अगर एक साइड रख के कर दिया जाए, रखा जाए, तो यहाँ पर CRPC के प्रोविज़न्स के साथ साथ ये वाले प्रोविज़न्स को ज़्यादा मैं वो दिया जाएगा। तो इसमें यह है कि नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और JM फर्स्ट क्लास ट्राइज एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। मतलब जो ट्रायल किया जाएगा वो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना चाहिए या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होना चाहिए। अगर इस एक्ट के अंदर ट्रायल करना है तो उसके नीचे के मजिस्ट्रेट इस केस को ट्राई नहीं कर सकते, मतलब JM2 नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन, और कोई कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस नहीं लेगा सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को छोड़ के। इट्स ओन नॉलेज और अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। मतलब
उसका कॉग्निजेंस कैसे लेगा? या तो वो अपनी नॉलेज के बिहाफ पे ले, या तो पुलिस उसको जो है पुलिस रिपोर्ट लिख के दे कि इनके साथ डाउरी का वो ऑफेंस हुआ है, या तो फिर जो पर्सन एग्रीव्ड है ऑफेंस में उसको दे, उसके वो कंप्लेन करे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, या उसके पेरेंट करें या कोई रिलेटिव करे उसका विक्टिम का, या कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन भी इसमें कंप्लेन कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, तो तब कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। अगला पॉइंट है, इट शैल बी लॉफुल फॉर अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट or a judicial magistrate of the first class to pass any sentence authorized by this act on any person convicted of any offence under this act। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एमएम अगर इस केस को ट्राई करेंगे तो वो कोई भी ऑफेंस का पनिशमेंट जो है, डाउरी ऑफेंस का पनिशमेंट इस एक्ट के हिसाब से ही देंगे। तो इस एक्ट के हिसाब से ही उनको ट्रायल करके पनिशमेंट देना पड़ेगा। अब कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान लेना, किसी चीज़ को नोटिस में ले लेना, यही कॉग्निजेंस होता है। इजी वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो, हालांकि कॉग्निजेंस को हम सीआरपीसी में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ आगे चलते हैं। नथिंग इन दिस चैप्टर 36 of CRPC 1973 shall apply to any offence punishable under this act। अब चैप्टर 36 ऑफ CRPC क्या है? चैप्टर 36 जो है लिमिटेशन टू टेक कॉग्निजेंस की बात करता है, जहाँ पे लिमिटेशन दिए गए हैं कि इन टाइम पीरियड के बाद कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। पर यहाँ पे क्या है कि वो चैप्टर जो है CRPC का यहाँ पे लागू नहीं होगा, ये इसका एक स्पेशल प्रोविज़न है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अ स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस शैल नॉट सब्जेक्ट सच पर्सन टू अ प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि CRPC में कोई भी एग्रीव्ड पर्सन होता था, जो विक्टिम होता था, अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है और अगर मान लीजिए वो स्टेटमेंट गलत हो जाए तो उसको भी पनिशमेंट का प्रोविज़न CRPC में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि CRPC से का इम्पैक्ट इस पे नहीं होगा। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब यही है कि CRPC का अलग चलेगा और इसका अलग प्रोसेस चलेगा, जो कि इसके प्रोसीजर हैं वो CRPC के उस पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे, या CRPC के प्रोसीजर इस पे नहीं इम्पैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि CRPC में ये प्रोविज़न है कि कोई गलत एविडेंस दे या गलत एफिडेविट पे ओथ पे अगर स्टेटमेंट दे तो उसके खिलाफ उसको सज़ा मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पर्सन एग्रीव्ड है, जिसके साथ ये डाउरी का ऑफेंस हुआ है, अगर वो स्टेटमेंट दे कोई, तो उसको प्रोसिक्यूशन पे हम नहीं रख सकते हैं, उसका प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। बस अक्यूज़ के ऊपर जो है, अक्यूज़ को ही प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इसमें। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही थी, तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अगला सेक्शन है हमारा ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पजेज एंड टू बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। डाउरी में जो भी ऑफेंस हैं, डाउरी के ऑफेंसेस जो भी हैं वो नॉन कंपाउंडेबल और नॉन बेलेबल हैं, ये हम सेक्शन 8 में देख रहे हैं। तो द CRPC शैल अप्लाई टू ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एज इफ दे आर कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वहाँ पे CRPC के प्रोविजंस भी लागू होंगे। अब CRPC के प्रोविजंस कहाँ कहाँ लागू होंगे? फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में प्रोविजंस लागू होंगे। दूसरा यह फॉर द पर्पज ऑफ मैटर्स अदर देन, और भी जितने भी मैटर्स हैं सबके लिए अप्लाई होगा, लेकिन इसको छोड़ के।
किसको छोड़ के? मैटर्स रेफर टू इन सेक्शन 42 ऑफ दैट कोड। अब सेक्शन 42 ऑफ दैट कोड क्या कहता है? सेक्शन 42 कहता है कि अगर पुलिस वाला आपका नेम और रेजिडेंस पूछता है और आप उसको ठीक से नहीं बताते हो या गलत बताते हो या उसको लगता है कि ये गलत है, तो वो आपको पकड़ सकता है या अरेस्ट कर सकता है, जब तक कि आपके करेक्ट एड्रेस का या आपकी आइडेंटिफिकेशन का उसको सेटिस्फैक्शन ना हो जाए। तो ये सेक्शन 42 कहता है। तो सीआरपीसी और डाउरी के प्रोविज़न यहाँ पर नहीं लागू होंगे सेक्शन 42 के केस में। द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट अ वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है बिना वारंट के या बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके ऊपर भी डाउरी का प्रोविज़न नहीं लगेगा। मतलब कहने का ये है कि डाउरी के प्रोविज़न्स अलग चलेंगे और ये सीआरपीसी के प्रोविज़न अलग चलेंगे, लेकिन सीआरपीसी के प्रोविज़न इन्वेस्टिगेशन में लगेंगे, डाउरी के इन्वेस्टिगेशन में भी सीआरपीसी के प्रोविज़न लगेंगे। और इन दोनों केसेस में 42 में और अरेस्ट ऑफ पर्सन विदाउट वारंट में यहाँ पे डाउरी के प्रोविज़न नहीं लगेंगे। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो यहाँ पे नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये डाउरी का ऑफेंस जो होता है। अब आगे देखते हैं सेक्शन 8A क्या कहता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4, सेक्शन 3 डाउरी टेकिंग और गिविंग और सेक्शन 4 डिमांडिंग डाउरी, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज ऑन हिम। मतलब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर होता है कि हमने जो है डाउरी डिमांड नहीं की है, तो मुझे साबित करना है या हमें साबित करना है कि हम निर्दोष हैं। तो अक्यूज यहाँ पे अक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अगला है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है। अब इनका काम क्या होगा, इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसको हम आगे इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं अभी बता रहा हूँ। तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी नंबर ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स एज इट थिंक्स फिट एंड स्पेसिफाई द एरियाज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दे शैल एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स अंडर दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, जितना भी डिमांड हो, जितना भी उसको ठीक लगे, और उसका ज्यूरिसडिक्शन भी डिसाइड कर सकती है, उसके पावर भी डिसाइड कर सकती है। तो एवरी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द फॉलोइंग पावर एंड फंक्शन। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे और उनकी क्या पावर हैं, वो हम इसमें देखते हैं। पहला है टू सी द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट कॉम्प्लाइड विद। मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है ठीक से कॉम्प्लाई हो रहा है, इसको कॉम्प्लाई करवाएंगे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स और चेक भी रखेंगे। टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल द टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ और डिमांडिंग ऑफ डाउरी। तो इसको जो है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर इस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि ऐसा कहीं ऑफेंस हो ना रहा हो और ये एक्ट ठीक से अप्लाई हो। टू कलेक्ट सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन कमिटिंग ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो एविडेंस को कलेक्ट करना भी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का ही काम है और वो हेल्प करते हैं प्रोसिक्यूशन में। टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन एज स्टेट गवर्नमेंट असाइंस टू हिम। जो भी स्टेट गवर्नमेंट उसको एडिशनल फंक्शन इनके अलावा दे, उसको परफॉर्म करना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कन्फर सच पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन ऑन डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर who shall exercise such powers subject to limitation and condition may be specified by rules made under this act। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में निकाल सकती है कि कौन से
पुलिस ऑफिसर के कौन कौन से पावर जो हैं डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को असाइन किए जाएंगे, और उनकी लिमिटेशन और कंडीशंस को भी वो सेट कर सकती है या रूल्स बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर in efficient performance of their function under this act appoint an advisory board consisting of not more than 5 social welfare officer from the area in which dowry officers have jurisdiction। तो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है एक एडवाइजरी बोर्ड भी अपॉइंट कर सकती है, जिसमें 5 सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होंगे और वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को असिस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, उसको हेल्प करेंगे उसके काम में। और सेक्शन 9 क्या कहता है? पावर टू मेक रूल्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है जो वो रूल बना सकता है, अपने ऑफिशियल गैजेट में निकाल के इनके लिए, इस एक्ट के लिए या इस डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के लिए, इन सब के लिए ये रूल बना सकता है। अगला है हमारा पावर ऑफ स्टेट टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एडिशनल फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 8B क्लॉज 2। तो एडिशनल फंक्शंस भी डीपीओ को प्रोवाइड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि ऊपर कहा सेक्शन 8 में, और लिमिटेशन और कंडीशन को भी वो डिफाइन कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के। तो ये था हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब आगे हम लोग दूसरा एक्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।